नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी 2 की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे। दोस्तों, ये यूपी पीसीएल टीजी 2 के अलावा एनपीसीआईएल, सेल, इसरो, डीआरडीओ आदि एग्ज़ामों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आपका आईटीआई लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सीरीज को देखकर चले जाना। यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और दोस्तों, अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो पिछली वीडियो हैं उन्हें पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि दोस्तों जो छोटे छोटे टॉपिक थे उन्हें ऑलरेडी हमने पहले ही कवर कर दिया है। अब उनके प्रश्न हम नहीं ले रहे हैं, ताकि बड़े बड़े टॉपिक भी इसमें पूरा हल हो सके। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगर किसी चालक में बहने वाली धारा को तिगुना कर दिया जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा अपने प्रारंभिक मान के डेड डैश हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 9 गुना हो जाएगी। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 3 गुना करेंगे, जैसे कि धारा 3 गुना करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 गुना हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाली तार से बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? सिंपल सा है, सही उत्तर आपका हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, आपको बता देते हैं कैसे हल किया गया है। यहाँ पर फार्मूला एक होता है, क्यू बराबर आई टी, और एन ई भी होता है। यहाँ पर एन हमें निकालना है, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका एन निकल कर आ जाएगा। यहाँ से तुलना की गई आई टी और एन ई से। यहाँ तक तुलना करने पर दोस्तों यहाँ पर एन का मान यहाँ पर निकालेंगे तो ई नीचे भेज देंगे। आई का मान 1 दिया गया है, टी का मान 1 दिया गया है। वहाँ पर आई टी ऊपर हो जाएगा, ई नीचे। ई का मान 1 का आवेश जो होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, इससे भाग दे देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कूलाम प्रति इकाई वोल्ट डेड डैश होता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि कैपेसिटेंस इसका सही उत्तर होगा। और इसकी जो देख सकते हैं सी बराबर क्यू अपान वी होता है, जो कि आप जानते ही होंगे। और कैपेसिटेंस के बारे में जानकारी देख सकते हैं। प्लेटों के बीच में एक इकाई विभवांतर उत्पन्न करने के लिए जितनी आवेश की मात्रा आवश्यकता पड़ती है उसे उसकी कैपेसिटेंस यानी धारिता कहलाती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है। उत्तर में दिए गए विकल्पों में सही उत्तर विकल्प का चयन करना है आपको। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसमें क्या प्रश्न दिया गया, कोई प्रश्न समझ ही नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, टेम्परेचर देख सकते हैं। CPWD 2013 के अनुसार तापमान में वृद्धि के साथ कंडक्टर का रेटिंग फैक्टर क्या घटता है? जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री और 30 डिग्री, इसमें देख सकते हैं। इसमें रेटिंग फैक्टर देख सकते हैं इसका 20 डिग्री का कितना होता है, यही इसका देख सकते हैं। केवल सेकंड वाला आपका सही होगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है। पीवीसी विद्युत रोधित गैर आच्छादित एकल कोर को केबल, पीवीसी इंसुलेटेड नॉन शीट्स सिंगल कोर केबल का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि घरेलू एवं औद्योगिक वायरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को ताम्र कॉपर बस बार में जोड़ने के लिए प्रयुक्त कर्ण को यानी लग के प्रकार की पहचान कीजिए। सिंपल सा है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि द्विधात्विक केबल कर्णक यानी बाई मेटालिक केबल लग इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, केबल का सर्ज प्रतिरोध क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 50 ओम होता है। केबल का सर्ज प्रतिरोध 40 से 60 ओम तक होता है, जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ग्रेड है जिसके लिए वाणिज्यिक रूप से विद्युत केबल बनाए जाते हैं? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि 230 और 400 वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि धारा समान रहती है श्रेणी क्रम में, जो कि आप जान सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, जब अलग अलग वैद्युत अवयव अनुक्रम में जुड़े हों तो अर्थात पहले अवयव का अंतिम सिरा दूसरे अवयव के पहले सिरे से जुड़ा हो तो वह परिपथ श्रेणी कहलाता है। श्रेणी के बारे में बताया गया जो कि आप देखते हैं यहाँ पर। और इस परिपथ में अलग अलग प्रतिरोध R1, R2, R3 बैटरी के श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देख सकते हैं ये सभी सीरीज में जुड़े हुए हैं, कहने का अर्थ ये है। चलिए अगला प्रश्न। ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर सामान्यतः डैश डैश का बना होता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि कॉपर बेस और चांदी की मिश्र धातु से बना होता है। जो कि ब्रेंजिंग में प्रयुक्त स्पेल्टर कॉपर बेस और चांदी का मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, जो कि चित्र में दिखाए गए परिपथ को पहचानना है आपको। ये कैसा परिपथ बना हुआ है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि धारा नियंत्रित धारा स्रोत का ये परिपथ बना हुआ है। अगला प्रश्न, ड्राई सोल्डर इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जिसका परिणाम हो सकता है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि सोल्डर एक मिश्र धातु है, यह टिन एवं लेड से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में टाँका लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है, जो कि जिसमें जो दोस्तों टिन 60% होता है, लेड 40% होता है। चलिए अगला प्रश्न। धारा का वहन करने वाला एक लंबा सीधा कंडक्टर एक रिंग के अक्ष के साथ पड़ता है। रिंग पर एक बल डालेगा यदि रिंग क्या होगी? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, धारा का वहन करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए जैसा कि हम इसमें देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया है, टंगस्टन फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि टंगस्टन फिलामेंट के प्रतिरोध लगाई गई वोल्टेज में वृद्धि के साथ बढ़ता है, क्योंकि टंगस्टन का एक शुद्ध पदार्थ अर्थात टंगस्टन का प्रतिरोध ताप गुणांक धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, जो कि आप इसका फार्मूला भी जान सकते हैं। अगला प्रश्न, 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिक वायरिंग में निम्नलिखित में किस स्विच का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ICTP इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, HRC फ्यूज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि लघु परिपथ सुरक्षा प्रदान करता है, ये इसका सही उत्तर था। और ऐसा HRC फ्यूज के बारे में देखते हैं, जैसे कि HRC फ्यूज 650 वोल्ट के ऊपर की वोल्टताओं पर प्रयोग किए जाते हैं। HRC फ्यूज की रक्षित क्षमता लगभग निश्चित होती है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, नियमानुसार किसी स्थापन यानी इंस्टॉलेशन में क्षरण धारा यानी लीकेज करंट पूर्ण भार धारा में कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1/5000 पार्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबल का आकलन करने के लिए किस की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र की आवश्यकता होती है, यानी वायरिंग डायग्राम और सर्किट डायग्राम दोनों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, घरेलू वायरिंग में स्विच सदैव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, इसका उपयोग उद्देश्य क्या है? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दक्षिण से उत्तर, इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी N से निकलती हैं और चुंबक का घेराव करती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती हैं तथा इस प्रकार अपना मार्ग S से N पर चुंबक के अंदर पूर्ण करती हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, चुंबकीय परिपथ में पारगम्यता विद्युत परिपथ के किस गुण के जैसी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि चालकत्व, इसका सही उत्तर है। इसकी जो इकाई होती है हेनरी होती है और चालकत्व की जो इकाई होती है वो मेहो होती है। अगला प्रश्न,
शक्ति गुणक मीटर में स्थिर कुंडली और चल कुंडली कैसे जुड़ी होती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि स्थिर कॉइल सप्लाई के सीरीज में जुड़ी होती हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, सिंगल फेज पावर फैक्टर मीटर, यह एक डायनामोमीटर प्रकार का यंत्र होता है। इसमें तांबे के मोटे इनेमल्ड तार से बनाई गई दो करंट कॉइल होती हैं। करंट कॉइल को लोड के श्रेणी क्रम में तथा वोल्टेज कॉइल को लोड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। स्थिर कुंडली धारा कुंडली तथा चल कुंडली वोल्टता या प्रेशर कुंडली कहलाती हैं। अगला प्रश्न, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम प्रयुक्त करते समय निम्न में से कौन सा संकेत इंगित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि अंगूठा तर्जनी को इंगित करता है और तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र और मध्य उंगली जो है धारा को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, इसका चिन्ह हम पहले से इसलिए टिक कर देते हैं ताकि आपको पीडीएफ दे दी जाए तो वहाँ पर इसका टिक लगा हुआ मिले, आपको रिवीजन के मतलब एग्जाम के टाइम पर रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिले। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, एक खराब बिजली के कनेक्शन में क्या होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रतिरोधक समान प्रतिरोध से कहीं अधिक होगा, ये सही है दोस्तों। और जब सामान्य धारा प्रवाहित होगी तो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हो सकती है, ये भी सही है दोस्तों, जैसा कि हम इसमें देखते हैं। और लोड के लिए समानता उपलब्ध कुल ऊर्जा घट जाती है, ये भी सही। इसमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि दोस्तों ऊष्मा का जो फार्मूला होता है I²RT उत्पन्न होता है इसी के माध्यम से यहाँ पर इसका पूरा मान दिया गया है। अगला प्रश्न, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप समांतर में लगे हैं, एक लैंप यदि जल जाए तब अन्य सभी लैंप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि प्रभावित नहीं होंगे। जैसा कि समांतर में लगे हैं तो समांतर में सभी के अलग अलग कनेक्शन होते हैं, सभी अलग अलग बल्ब होते हैं, सभी जलेंगे। अगर सीरीज में होता तो एक फ्यूज हो गया तो सभी फ्यूज मान लो सभी बेकार हो जाते हैं, मान लो सर्किट से धारा हट जाती है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न, 6 वोल्ट पर 1.2 एम्पियर की धारा लेने वाले बिजली के बल्ब का प्रतिरोध होगा। सही उत्तर दोस्तों, जो कि आप जानते हैं R बराबर V/I होता है। V का मान दिया गया, I का मान यहाँ से भाग दे देंगे, 12 पंच 60, आपका 5 सही उत्तर हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं। अगला प्रश्न, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइन और सम विभव क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि लंबित होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, एक समान विभव क्षेत्र में क्षेत्रीय लाइनों और सम विभव लंबित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश होती है? सही उत्तर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचालन, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, जैसा कि फ्यूज के न उड़ने पर परिपथ के ट्रिप होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं होगा? सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूनतम फीडिंग लाइंस, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं और हम देखते हैं इसमें फ्यूज के न उड़ने का कारण न्यूनतम रीडिंग लाइंस है। फ्यूज ओवरलोड सर्किट की अवस्था में धारा का मान अधिक हो जाता है तो फ्यूज पिघल जाता है। फ्यूज की रेटिंग जो है एम्पियर में होती है। फ्यूज किसी लाइव तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक प्रणाली का भू प्रतिरोध कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ श्रेणी क्रम में एक इलेक्ट्रोड जोड़ना, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि भू प्रतिरोध का मान कम करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि प्लेट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ समांतर में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड जोड़ना, और क्या करते हैं, जैसा कि भूमि में इलेक्ट्रोड की गहराई बढ़ाना, भूमि में नमक और कोयले की परत बनाना, जो कि ये सभी इसके पॉइंट्स हैं। भूमिगत भूसंपर्कन की क्षमता डैश क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्लेट के क्षेत्र और गड्ढे की गहराई में वृद्धि करने पर बढ़ जाती है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि देख सकते हैं, और अधिक जानकारी, गड्ढे की गहराई बढ़ाकर, प्लेट की चौड़ाई बढ़ाकर, नमक व कोयले की परत बनाकर और समांतर में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रोड लगाकर भूमि प्रतिरोध का मान कम करके भू संपर्कन की दक्षता बढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न,
वोल्टेज ग्रेडिंग का अर्थ है कि तार बिना किसी क्षति के डेड डैश को झेलेगा। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दी गई वोल्टेज को झेलेगा, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, जेनर डायोड को डेड डैश के नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि ब्रेकडाउन डायोड के नाम से भी इसे जानते हैं। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, जेनर डायोड ब्रेकडाउन डायोड के नाम से भी जाना जाता है। जेनर डायोड को विशेष रूप से ब्रेकडाउन क्षेत्र यानी ब्रेकडाउन रीजन में कार्य करने के लिए अभिकल्पित किया जाता है, यानी डिजाइन करते हैं। यह रिवर्स बायस में कार्य करता है तथा इसका प्रयोग वोल्टेज रेगुलेटर परिपथों में किया जाता है। अगला प्रश्न, सिलिकॉन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 12 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिलिकॉन जो अर्धचालक धातु होती है दोस्तों, इसकी जो देख सकते हैं आप, इसमें 12 होते हैं। और सॉरी दोस्तों, इसमें 12 नहीं 14 होते सिलिकॉन में, जो कि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। जैसा कि हम आप बात करते हैं, इसमें किसी भी तत्व के बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, जो कि देख सकते हैं सिलिकॉन के लिए 14 दिया गया है। 2, 8, 10 जो बाहरी अर्धचालक धातु होती हैं, उसमें बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ है, ताप बढ़ाने पर इसकी प्रतिरोधकता घटती है तथा चालकता बढ़ती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न, फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाने पर किस प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि एन प्रकार का बनता है, जो कि आप देख सकते हैं। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि पंच संयोजी तत्वों को जब शुद्ध अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम में अशुद्ध रूप से मिलाया जाता है, तो ऐसे निर्मित सेमीकंडक्टर यानी एन प्रकार का सेमीकंडक्टर कहलाता है। त्रिसंयोजी अशुद्धि जैसे कि इंडियम, गैलियम, बोरान मिलाने से ट्रीवेलेंट पी प्रकार का सेमीकंडक्टर बनता है। अगला प्रश्न, डायोड में फॉरवर्ड बायस अवस्था है जहां? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि एनोड आपूर्ति के धनात्मक टर्मिनल तथा कैथोड आपूर्ति के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, किसी अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 40.6% इसका सही उत्तर है। इसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण कहलाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि रिजउरकारी इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण रिजुरेखी यानी दिष्टकारी कहलाता है। दिष्टकारी परिपथ मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, इसमें 1 डायोड की आवश्यकता होती है। फुल वेव रेक्टिफायर, इसमें 2 डायोड की आवश्यकता होती है, जबकि ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड की आवश्यकता होती है। 3 फेज रेक्टिफायर, जो कि ये सभी इसके भाग हैं। अगला प्रश्न, फिल्टर रेक्टिफायर का प्रधान कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि संशोधित निर्गत से उर्मिका हटाना, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, आपका कौन सी अभिनति विधि का प्रयोग रैखिक प्रवर्धन के लिए नहीं होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बेस रजिस्टर अभिनत विधि इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, बाकी सभी होते हैं, इन सभी को ध्यान देना, जो कि नहीं होता वो हम आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर संचालित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि धारा के द्वारा संचालित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, जो कि एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो कि जान सकते हैं। एमीटर जो होता है बेस और कलेक्टर दोनों का योग होता है, या 2 डायोड से मिलकर बना होता है, तथा 2 प्रकार का होता है, जैसे कि एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर। यह सिलिकॉन अर्धचालक धातु से बनाई जाती है। इसका प्रयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी ट्रांजिस्टर अभिनत सर्किट अवस्था फीडबैक का उपयोग करके अच्छी स्थिरता प्रदान करती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि कलेक्टर फीडबैक अभिनत, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर में 6 बिजली डेड डैश बराबर है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि संग्राहक धारा और संग्राहक एमीटर वोल्टेज के गुणन के, इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न जाने से पहले हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जैसा कि दोस्तों अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर JFET का पार चालकत्व कितना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि VDS के साथ ID अपान VGS इसका सही उत्तर होगा। यानी दोस्तों आपको देख सकते हैं स्थिर ड्रेन वोल्टेज तथा ड्रेन धारा में सूक्ष्म परिवर्तन जो गेट वोल्टेज में सूक्ष्म परिवर्तन के अनुपात को अन्योन्य चालकता कहते हैं, जो कि आप जान सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर जान सकते हैं। गेट धारा हटाने के बावजूद SCR के ऑन बने रहने की क्षमता को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि लैंचिंग कहा जाता है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दशमिक संख्या यानी 16 की समतुल्य बाइनरी संख्या क्या होगी। सिंपल सा होता है, आप सभी को 2 से भाग देते चले जाएंगे, जो कि इसमें आएगा वही आपका बाइनरी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर, जैसा कि आपका अगला प्रश्न दिया गया नीचे दिए गए चित्रों में सॉरी दोस्तों में से नॉट लॉजिक गेट का प्रतीक है। नॉट गेट का को बताना है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा ये नॉट गेट का सिंबल होता है। बाकी ये डायोड का होता है, जो कि आप देख सकते हैं। नॉट गेट में एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट में 0 देंगे तो आउटपुट में 1 प्राप्त होगा, और इनपुट में 1 देंगे तो आउटपुट में 0 प्राप्त होगा। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, नॉट लॉजिक गेट में केवल एक इनपुट सिरा और लॉजिक गेट में 2 या 2 से अधिक इनपुट सिरे होते हैं। वह कौन सा लॉजिक गेट है जिसमें केवल 2 इनपुट सिरे होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि EXOR गेट, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया, जब कपलर्स बैंड्स जंक्शन बॉक्स और टीज का उपयोग किया जाता है तो सैंडल को ऐसी फिटिंग्स के केंद्र से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर फिट किया जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि 30 इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बैंड के बारे में जानकारी देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। वहाँ पर बहुत सारे सामान स्किल टेस्ट में जान सकते हैं ये जानकारी, वहाँ पर बहुत सारे सामान रखे रहते हैं, उससे पूछ लेगा, बताएंगे, आपको बताना होगा ये कौन सा बैंड होगा। जो कि किसी जगह में पाइप को 90 अंश पर मोड़ना होता है, वह बैंड का उपयोग किया जाता है, जो कि बैंड का प्रयोग वहाँ पर करते हैं। टी प्रकार का देख सकते हैं जो कि दिया गया है, पूरी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न 15 एम्पियर से अधिक रेटिंग वाले आउटलेट को किस तरह से जोड़ा जाना चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि एक DP स्विच से जोड़ा जाना चाहिए। DP स्विच सिंगल फेज AC अथवा DC सप्लाई के लिए मेन स्विच का कार्य करता है। अगला प्रश्न सीरीज मोटर लोड करंट डेड डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो कि आर्मेचर धारा बराबर सीरीज धारा, इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीरीज श्रृंखला मोटर में लोड करंट आर्मेचर धारा सीरीज फील्ड के बराबर होता है, जो कि देख सकते हैं आप, इसमें दोनों में बराबर करंट प्रवाहित हो रही है। चलिए अगला प्रश्न DC जनरेटर की बॉडी डेड डैश से बनी होती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि ढलवा लोहा या ढलवा इस्पात से बनी होती है। जो छोटी मशीन होती हैं वहाँ पर ढलवा लोहा यानी ढलवा लोहा का प्रयोग करते हैं। जो बड़ी मशीनें होती हैं वहाँ ढलवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि यह पूरे सिस्टम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है और यह कोर फ्लक्स के लिए रिटर्न पथ उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न कर्षण यानी ट्रैक्शन कार्य के लिए किस मोटर का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं ट्रैक्शन कार्य के लिए सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ट्रैक्शन कार्य के लिए मोटर का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वह बहुत उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। तो जो हमें DC सीरीज मोटर से आवश्यकता होता है, DC सीरीज मोटर को कभी बिना लोड की स्थिति में नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रारंभिक बल आघूर्ण उच्च होने के कारण नो लोड पर इस मोटर की गति बहुत ही अधिक होती है, जो कि खतरनाक होता है। अगला प्रश्न कहने का अर्थ ये है कि आपको सीरीज मोटर को कभी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। अगर बिना लोड के चलाओगे तो आपका रोटर उखड़ कर भाग जाएगा बाहर और आपको लग जाएगा।
डिस्ट धारा जनित्र में उत्पादन विद्युत वाहक बल डैश डैश के समानुपाती होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि ध्रुव अभिवाह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा मशीन जनित्र जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा में बनाए रखती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं दोस्तों, डिस्ट धारा मशीन जनित्र के रूप में चले या मोटर के रूप में विद्युत वाहक बल एक ही दिशा में बनाए रखता है। जनित्र के समय या उत्पन्न विद्युत वाहक बल तथा मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल होता है, जिसका मान निम्न प्रकार का होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, E बराबर 5ZNP अपान 60A होता है, जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा जनरेटर चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ डैश डैश कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रकीर्ण हानि कहा जाता है। प्रकीर्ण हानि का फार्मूला होता है चुंबकीय हानि प्लस यांत्रिक हानि, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो आपको प्रकीर्ण यानी स्ट्रे लॉसेस आपका निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा जनरेटर में दिक् परिवर्तक का एकमात्र उद्देश्य डैश डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करना, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि जबकि यदि दिक् परिवर्तक डिस्ट धारा मोटर में डिस्ट धारा को प्रत्यावर्ती में बदलता है। जैसा कि दोस्तों मोटर में होगा तो डीसी डिस्ट धारा मोटर में डिस्ट धारा को एसी में परिवर्तित कर देता है मोटर जनरेटर में। अगला प्रश्न, एक डीसी जनरेटर के अधिकतम दक्षता के लिए शर्त। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि परिवर्तनीय हानियां बराबर स्थिर हानियां, ये इसका सही उत्तर होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा मोटर में प्रति पोल अभिवाह कम होता है तो डैश डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है मोटर गति बढ़ाता है, ये इसका सही उत्तर है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लक्स का मान कम होने पर डीसी मोटर की गति बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, डिस्ट धारा मोटर के प्रवर्तक यानी स्टार्टर डैश डैश के लिए आवश्यक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि अतिरिक्त प्रवर्तन धारा से बचने के लिए इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मुख्यतः स्टार्टर का एक प्रकार प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है, जिसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह स्टार्टिंग करंट को सीमित कर सके। डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर, 4 पॉइंट स्टार्टर उपयोग किए जाते हैं। और 2 पॉइंट स्टार्टर सीरीज मोटर के लिए करते हैं, 3 पॉइंट स्टार्टर शंट मोटर के लिए और 4 पॉइंट स्टार्टर कंपाउंड मोटर के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हालांकि 3 पॉइंट और 4 पॉइंट शंट कंपाउंड दोनों के लिए करते हैं, लेकिन मेनली जो है 3 पॉइंट स्टार्टर शंट के लिए किया जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर में इसके आर्मेचर पर 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार पर आर्मेचर धारा 60 एम्पियर और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेबर, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम और संपर्क पात प्रति ब्रश डैश डैश 1 वोल्ट। मोटर की घूर्ण पूर्ण भार गति क्या होगी। सिंपल सा है, सभी मान आपको दिए गए हैं, वही आपको फार्मूले पर मान रखना, जो कि पाई ZNP अपान 60A इसमें आपको मान रखना है, जो कि सारा मान दिया गया। आप वहाँ पर मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 675 RPM सही उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, ब्रश आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने पर नुकसान को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि ताम्र हानि के रूप में हम जानते हैं। जैसा कि ताम्र हानियाँ परिवर्तनीय होती हैं, भार धारा पर निर्भर करती हैं, ये जो कि आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला होता है I²R और लव हानियाँ स्थिर होती हैं। अगला प्रश्न दिया गया, डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में एक परिवर्तित प्रतिरोध के साथ 2 कॉइल्स 9 वोल्ट कॉइल और ओवरलोड रिलीज कॉइल होते हैं। ये दो कॉइल क्या हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि सुरक्षात्मक उपकरण हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, 9 वोल्ट कॉइल क्षेत्र टर्मिनल के श्रेणी में जोड़ी जाती है और ओवरलोड कॉइल मोटे विद्युत रोधी तारों में बहुत कम टर्न से बनी होती है तथा स्टार्टर भुजा तथा लाइन के श्रेणी में जुड़ी रहती है। अगला प्रश्न,
डीसी मोटर को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत ब्रेकिंग का प्रकार न्यूनतम ऊर्जा खपत करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग इसका सही उत्तर होगा। डीसी मोटर को रोकने के लिए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ऊर्जा की खपत कम होती है क्योंकि यह सप्लाई को रिटर्न ऊर्जा देने लगती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की दक्षता अधिक होती है जिससे यह मितव्ययी होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, डीसी शंट मोटर के गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि सामान्य गति से केवल ऊपर, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, परिणामी श्रेणी ट्रांसफार्मर में अलग अलग पटलनों यानी लेमिनेशनों को डैश डैश के रूप में काटा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि ई पट्टी इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, ट्रांसफार्मर कोर का लेमिनेशन सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। लेमिनेशन कर देने से ट्रांसफार्मर की भौर धारा हानियाँ कम हो जाती हैं। लेमिनेशन की जो मोटाई होती है 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक होती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर कोड पलटन से बनाए जाने का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है जो कि क्रोड हानि कम करना, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देखते हैं, ट्रांसफार्मर कोड सिलिकॉन स्टील का बना होता है। क्रोड हानि दो प्रकार की होती है जो कि भंवर धारा हानि, हिस्टैरिसीस हानि। भंवर धारा हानि का फार्मूला देख सकते हैं आप, K/B² मैक्सिमम F² जो कि आप देख सकते हैं वाट में होता है। हिस्टैरिसीस हानि जो कि देख सकते हैं इसका फार्मूला, ये भी वाट में होता है इसकी इकाई। अगला प्रश्न, दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों वीडियो अगर आप देखें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें क्योंकि दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला है। और जो आप तक अभी तक हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, कोई ऐसा वीडियो नहीं है जो कि एक वीडियो से दूसरे वीडियो में प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। इसीलिए दोस्तों आपको सारे वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है ताकि आपका पूरा सिलेबस भी इसके साथ कंप्लीट हो जाए। चलिए अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर में प्राथमिक में 200 टर्न तथा द्वितीयक में 50 टर्न यदि प्राथमिक में 240 वोल्ट और एसी का अनुप्रयोग किया जाता है तो द्वितीयक की वोल्टता कितनी होगी? सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसा कि दोस्तों N2/N1 V2/V1 पूरा मान दिया गया है। यहाँ पर पूरा मान रख के आपको कैलकुलेशन कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी आपका 60 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि कोर हानि है, इसका सही उत्तर है। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि एक चुंबकीय पथ होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, कोर सामान्यतः CRGO का बनाया जाता है। कोर बनाने के लिए परमेबिलिटी यानी माइक्रो अधिक तथा रिलक्टेंस से कम हो ऐसे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग उच्च शक्ति प्रणाली में करते हैं जो कि आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जो कि एमीटर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि दोस्तों वोल्ट मीटर द्वारा विभव को मापा जाता है, एमीटर द्वारा धारा को मापा जाता है, मैगर द्वारा उच्च प्रतिरोध को मापा जाता है जो कि आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, एक मल्टीमीटर किसे नहीं माप सकता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो कि फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को नहीं माप सकता, जबकि दोस्तों वोल्टेज को मापता है, प्रतिरोध को मापता है, धारा को मापता है, ये सारी चीज़ मापता है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं मापता है। अगला प्रश्न, 60 माइक्रो एम्पियर मीटर का प्रतिरोध 100 ओम यदि मीटर में 100 मिली एम्पियर की धारा मापनी हो तो शंट से प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? सिंपल सा है, ऑप्शन नंबर डी जो कि 99.9 मिली एम्पियर आएगा। जैसा कि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पर पूरा मान रखना है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ से शंट धारा बराबर देख सकते हैं, धारा माइनस यहाँ पर इससे माइनस कर देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि IM बराबर मीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, I बराबर मापी जाने वाली धारा और शंट में प्रवाहित होने वाली, जो कि ये पूरा मान दिया गया है। आप यहाँ पर मान रखेंगे और आप हल कर लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न,
एमीटर डेड डैश के लिए मार्ग प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि अधिकतम धारा प्रदान करता है, ये इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं एमीटर का प्रतिरोध कम होता है, जो कि परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इससे परिपथ में अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, जिसको एमीटर द्वारा मापा जाता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध वोल्टेज को मापने के लिए किया जाता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है अनंत होता है। अगला प्रश्न, आप कुछ भार के साथ प्रदर्शन के लिए 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर 750 रिवोल्यूशन किलोवाट के ऊर्जा मीटर का परीक्षण कर रहे हैं। जब डिस्क 10 मिनट में तो 100 चक्कर घूमता है तो कितनी ऊर्जा की आपूर्ति करेगा। सिंपल सा है, आप सभी को यहाँ पर इसका मान देख सकते हैं। पूरा मान यहाँ पर रखेंगे, मीटर स्थिरांक बराबर रिलेशन अपान KWH यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 0.0133 KWH इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया डेड डैश उपयंत्र का उपयोग विक्षेपण यंत्र के अंशांकन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि द्वितीयक इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि अगला प्रश्न दिया गया है, आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर डेड डैश के लिए मार्ग प्रदान करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि न्यूनतम धारा का मार्ग प्रदान करता है। अगला प्रश्न, जैसा कि आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर समांतर में कनेक्ट होता है और इसका आंतरिक प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, और ताकि इसमें न्यूनतम धारा प्रवाहित हो और वोल्टमीटर से वोल्टता का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर आवश्यक भाग नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्रेरणात्मक यानी इंडक्टिविटी पिकअप इसका सही उत्तर है। जबकि दोस्तों जो मोटर मीटर का आवश्यक भाग है ब्रेकिंग प्रणाली, रिवोल्यूशन प्रणाली, परिचालन अगुण, ये सभी इसके भाग हैं। अगला प्रश्न, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अनंत होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, जिससे वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान न्यूनतम हो, अन्यथा इसके कारण लोड धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए वोल्ट मीटर के प्रतिरोध का मान अधिकतम होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि की अनुशंसा नहीं की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि अमीटर वोल्ट मीटर विधि इसका सही उत्तर है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मेगा ओम ब्रिज विधि में उच्च प्रतिरोध मापते हैं, अमीटर वोल्ट मीटर विधि में मध्यम प्रतिरोध को मापते हैं, विभव मापी विधि में निम्न प्रतिरोध को, केल्विन ब्रिज में निम्न प्रतिरोध को मापते हैं। जो कि दोस्तों ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो कि मान यहाँ पर इसको आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जैसा कि उपयंत्र संवेदनशीलता की इकाई क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, जो कि ओम प्रति वोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलती है तो इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 3000 RPM होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मान रखेंगे n बराबर 120 F/P होता है। एफ का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, यहाँ पर 50 रखेंगे। पोल कितने दिए गए हैं, 2 पोल दिए गए हैं, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, आपको जो उत्तर होगा निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित्र यानी ऑटो ट्रांसफार्मर प्रवर्तक विधि का मुख्य लाभ क्या है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि मोटर प्रवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए कम लाइन धारा का उपयोग करती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा का कारण उत्पन्न फ्लक्स डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर होते हैं, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया आप देख सकते हैं प्रेरण मोटर का रोटर हमेशा डेड डैश पर चलता है। सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि तुल्यकालिक गति से कम गति पर चलता है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है आप देख सकते हैं एक 3 फेज 8 पोल इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से आपूर्ति की जाती है। यदि स्लिप 4% हो तो रोटर की गति क्या होगी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 720 RPM इसका सही उत्तर होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मान दिया गया, यहाँ पर मान रखेंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 720 RPM सही उत्तर होगा। चलिए
दोस्तों ये कैलकुलेशन जो है पूरी आप ज़रूर हल करें, और जो हमारी क्लास में आया करें तो आप रफ और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो सवाल आए वीडियो को रोक कर पूरा कैलकुलेशन खुद से करें, बाकी हम तो बता ही देते हैं। अगला प्रश्न, सार्वत्रिक मोटर यानी यूनिवर्सल मोटर का लाभ क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि विभिन्न भारों पर विभिन्न गतियां ये प्रदान करती है। अगला प्रश्न, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ी जानकारी देखते हैं। यहाँ पर यानी यूनिवर्सल मोटर वे मोटर होती हैं जो प्रत्यावर्ती धारा अथवा डीसी यानी एसी और डीसी दोनों पर समान गति पर चलती हैं, जिसकी गति भार के साथ परिवर्तनशील होती है। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच कितने अंश का अंतर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 90 डिग्री का अंतर होता है। 3 फेज में दोस्तों 120 डिग्री का अंतर होता है। अगला प्रश्न, वाणिज्यिक तौर पर सिंगल फेज मोटरें निम्नलिखित अश्वशक्ति तक बनाई जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 HP तक की बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न, 1400 mm स्वीप के छत के पंखे के मोटर की रेटिंग क्या होगी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 120 से लेकर 180 वाट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक 3 फेज 16 पोल प्रत्यावर्तक में 144 स्लॉट पर प्रति स्लॉट 10 चालक युक्त स्टार संयोजित वाइंडिंग है। फ्लक्स प्रति पोल 30.03 मिली वेबर है, तो जो कि ज्यावक्री वितरित है, तो इसकी गति 375 RPM। यदि वितरित कुंडली यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के प्रभाव को नगण्य माना जाए तो प्रति फेज विद्युत वाहक बल डैश ज्ञात कीजिए। सही उत्तर दोस्तों, जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फार्मूला दिया गया, यहाँ पर मान रखेंगे। फिर दोस्तों इसका मान आने के बाद आप यहाँ पर प्रति फेज कॉइल की संख्या यहाँ से निकालेंगे, फिर कॉइल टर्न प्रति फेज की संख्या यहाँ पर निकालेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर फार्मूला होगा आपका प्रति फेज EMF। इस फार्मूले पर सारा मान जो निकाले हैं आप पूरा मान यहाँ पर रख देंगे, तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा 1600 RPM, 1600 वोल्ट सही उत्तर होगा, वोल्ट दोस्तों। अगला प्रश्न, जैसा कि एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक यानी सैलिएंट पोल अल्टरनेटर को इसके डेड डैश व्यास और डेड डैश अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि दीर्घ व्यास और लघु अच्छी लंबाई से पहचाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु शीतित यानी प्रत्यावर्तक यानी एयर कूल्ड अल्टरनेटर की तुलना में हाइड्रोजन शीतित यानी प्रत्यावर्तक हाइड्रोजन कूल्ड अल्टरनेटर डेड डैश। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि दक्षता उच्च होती है, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन किसके माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि आयनीकृत गैस इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि हम इसमें देखते हैं, गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश का उत्सर्जन आयनीकृत माध्यम से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को भेज सकते हैं। जैसा कि गैस डिस्चार्ज लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए गैसीय संवहन नियॉन मरकरी और सोडियम वाष्प है, और गैसीय विसर्जन लैंप एक कांच की ट्यूब का बना होता है, जिसके कारण कोई अक्रिय गैस यानी जैसे कि आर्गन इत्यादि भरी होती है। अगला प्रश्न, किसी सजावटी श्रृंखला यानी सीरीज वाली प्रकाश व्यवस्था के लिए 6 वोल्ट और कितने बल्ब को 240 आपूर्ति की जोड़ा जाता है? सही उत्तर, बल्बों की संख्या बराबर देख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज अपान प्रत्येक बल्ब की वोल्टता। यहाँ पर इसका मान रखेंगे, भाग दे देंगे, 40 वोल्ट सही उत्तर हो जाएगा। 40 इसका सही उत्तर होगा। इसकी संख्या, घनाकार सॉलिड कोण की SI इकाई है डेड डैश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि स्टेडियन इसका सही उत्तर होगा। इसका फार्मूला बाकी आप देख सकते हैं। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य डेड डैश होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि समुचित मात्रा में करंट को सीमित करना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं, किसी अवधि के दौरान लोड फैक्टर होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि औसत लोड अपान अधिकतम लोड, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, तापीय उत्पादन प्लांट यानी जनरेटिंग स्टेशन में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि तापीय ऊर्जा यानी थर्मल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ये इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस उत्पादन प्लांट यानी जनरेटिंग स्टेशन का धावी खर्च सबसे कम है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि इलेक्ट्रिक हाइड्रो इलेक्ट्रिक इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, 4 स्ट्रोक्स डीजी सेट में सही चक्र का क्रम क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि चूसड़ संपीड़न शक्ति निकास यानी सक्सेशन कंप्रेशन पावर इक्विवेलेंट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है, एक 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक का उपयोग करती है और जो सममित रूप से 4 मीटर की दूरी पर हवा की डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य 30 किलो वोल्ट अपान सेंटीमीटर व लाइन वोल्टेज किसके बराबर है जिस पर कोरोना होता है? सही उत्तर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा मान पहले तो आपको हल करना, जो कि इस फार्मूले पर मान रखेंगे। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लाइन वोल्टेज बराबर यहाँ पर निकाल लेंगे, √3 भी यहाँ पर मान रख देंगे तो आपका जो उत्तर निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, जो कि 311 किलोवोल्ट इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, लंबी ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज रेटिंग क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 100 किलोवोल्ट से अधिक इसका सही उत्तर होगा। जो कि देख सकते हैं आप लघु ट्रांसमिशन लाइन के लिए देख सकते हैं इसकी वोल्टता 20 किलोवोल्ट से लेकर 50 किलोवोल्ट तक और इसकी दूरी 80 किलोमीटर तक होती है। और मध्यम ट्रांसमिशन की लाइन 50 किलोवोल्ट से लेकर 100 किलोवोल्ट तक इसकी जो दूरी होती है 80 से 160 किलोमीटर तक होती है। दीर्घ ट्रांसमिशन लाइन 100 किलोवोल्ट से अधिक 160 किलोमीटर की दूरी से अधिक होती है। अगला प्रश्न, कंडक्टर को स्लॉट से बाहर आने से रोकने के लिए कौन सी सामग्री प्रयुक्त की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जो कि बम्बू का प्रयोग किया जाता है। ये थे दोस्तों हमारे आज के सवाल जो कि आज समाप्त हुए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो सके। और हमारी पिछली वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उन सारी वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि एक वीडियो से दूसरी वीडियो में रिपीट हो रहा हो। सभी अपने आप में अलग अलग प्रश्न हैं और जो छोटे छोटे टॉपिक थे वो पहले ही ऑलरेडी हम पहले वीडियो में कवर करा चुके हैं। और इसमें जो बड़े टॉपिक हैं उन वीडियो के उन टॉपिक के प्रश्न चल रहे हैं जो कि आपको देखना बेहद ज़रूरी है। ये आपकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं टेक्निकल में। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।